डॉक्टर स्लम एपिसोड 7। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियोंगो की स्कूल लाइफ को देखते हैं। यहाँ पे टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को किडनी बीम्स ग्रो करने के लिए दी होती हैं और कुछ टाइम बाद टीचर सारे स्टूडेंट के प्लांट को चेक कर रही होती है, जहाँ पे एक लड़की जियोंगो की तरफ इशारा करती हुई कहती है कि हमारे ट्रीज तो ग्रो हो चुके हैं, लेकिन जियोंगो का ट्री क्यों नहीं ग्रो हुआ है। ये सुनकर टीचर उसके पास जाती है और उसे कहती है कि किसी बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए तुम अपने प्लांट को लेकर थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारा भी प्लांट जल्द ही बाहर आ जाएगा। ये सुनकर जियोंगो अपने आप से कहता है कि क्लास में दर्जनों बच्चे थे, लेकिन इकलौता मैं ही ऐसा पर्सन था जिसका बीज मिट्टी से बाहर नहीं आया, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं अपनी लाइफ में पहली बार फेल हुआ। इसके बाद जियोंगो ने अपने प्लांट को खुद से ही धूप और पानी देना स्टार्ट कर दिया। जहाँ सारे स्टूडेंट के प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे थे, वहीं इसका प्लांट तब भी उसका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहा था। और जब क्लास में टीचर सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं, तब जियोंगो का ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्लांट को ही देख रहा होता है। ये देखकर क्लास की एक लड़की उसके पास जाती है और उसे समझाती है। यहाँ पे जियोंगो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे वैसे भी किडनी प्लांट के बीन्स ज्यादा पसंद नहीं है, इसलिए जब ये मामा उसे खाने के लिए मुझे देती है तब मैं उसे राइस से बाहर निकाल देता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वेल, अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियोंगो रो रहा होता है क्योंकि उसका प्लांट बाहर नहीं आया होता है। अब समय ऐसे बीतते चला जाता है और जियोंगो अपने रिपोर्ट कार्ड को अपने मॉम डैड को दिखाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स एक वीक के लिए एलए जा रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस के लिए, इसलिए वो जियोंगो को हाउसकीपर के हवाले छोड़ के चले जाते हैं। अब उनके जाने के पहले जियोंगो अपना रिपोर्ट कार्ड उन्हें दिखाता है और कहता है कि मेरा अच्छा रैंक है, लेकिन मैं सेकंड पोजीशन पे आया हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम उससे गुस्सा हो जाती है और उसे फिर से पढ़ाई करने के लिए कहती है। इस बार जियोंगो हान्यूल की वजह से सेकंड पोजीशन पे आया होता है, इसलिए वो हान्यूल पे थोड़ा गुस्सा भी होता है। और जब वो अपने कमरे में आता है तब वो रियलाइज करता है कि उसकी लाइफ भी किडनी बीम जैसी ही है, क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे कंट्रोल से बाहर है। और एक दिन अचानक मेरे साथ ऐसा हुआ जैसे कि मेरी सारी खुशियाँ एक पल में ही मुझसे दूर हो गई। मैं एक ही रात में एक इंसिडेंट की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, और जब मैंने अपनों से इस टाइम मदद और सहारे की उम्मीद की, तब उन लोगों ने मुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मैं उनका कभी कुछ था ही नहीं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या ये सारी चीजें फिर से ठीक हो सकती हैं और क्या मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में फिर से वापस जा सकता हूँ। वेल, इसके बाद कहानी उसी रात पे शिफ्ट होती है जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे जियोंगो उसका पीछा कर रहा होता है। चोट लगने के बाद भी वो नहीं रुकता है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी रास्ते में एक गाड़ी आ जाती है जिसकी वजह से इस लड़की की उसे टक्कर हो जाती है। और जब जियोंगो कार के पास आकर देखता है, इतनी देर में वो लड़का यहाँ से भाग चुका होता है। यहाँ पे वो उसे काफी ढूंढता है, लेकिन वो लड़का यहाँ पे इसे नहीं मिलता है। इधर हम हान्यूल को देखते हैं जिसके हाथ में वो पेन लग जाता है। वो उस पेन को लेकर चेक कर रही होती है कि आखिर ये पेन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उसके पास कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है। हान्यूल से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उसका भाई उसे बताता है कि मैं तो यहाँ पे ब्लैंकेट के लिए आया था, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब हान्यूल उसे बताती है कि दरवाजा खुला था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। ये दोनों यहाँ पे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हान्यूल के भाई की नजर उस स्पाई कैमरा पे पहुँचती है और वो इस पेन को पहचान लेता है। हान्यूल को भी पता चल जाता है कि ये स्पाई कैमरा है। तभी उसे जियोंगो की बातें याद आती है और वो जियोंगो के पास कॉल लगाती है। वेल, अगले ही सीन में हम जियोंगो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। यहाँ पे ऑफिसर सीसीटीवी कैमरा चेक करके उसे बताते हैं कि जिस पर्सन से आपकी लड़ाई हो रही थी वो तो कार से टक्कर लगते ही तुरंत वहाँ से भाग गया था। अब इसके बाद ऑफिसर उसे कुछ और भी फुटेज दिखाते हैं और कहते हैं कि इस पर्सन को पहले भी आपके एरिया में देखा गया है। और इसके बाद वो सारे स्पाई कैमरा को उसके सामने रख देते हैं। तभी यहाँ पे हान्यूल भी आ जाती है। जियोंगो उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी वो पेन के बारे में सारी बातें उसे बता देती है। तभी उसकी नजर टेबल पे पड़े उस सारे स्पाई कैमरा पे पहुँचती है। आगे डिटेक्टिव उनसे कहते हैं कि हम जल्दी उस पर्सन को कैमरा और फुटेज की वजह से पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पे दूसरा डिटेक्टिव आता है और वो उन्हें बताता है कि कैमरा का फुटेज बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, उसके अंदर पानी चला गया था, इसलिए डाटा रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। वेल, इसके बाद ये दोनों ऑफिसर से बात करने के बाद स्टेशन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे हान्यूल जियोंगो से कहती है कि आखिर वो पर्सन कौन है जो तुम्हें स्टॉक कर रहा है और तुम्हारे चारों ओर स्पाई कैमरा लगा कर रखा हुआ है। आखिर वो पर्सन करना क्या चाहता है। तभी उसकी नजर जियोंगो की चोट पे पहुँचती है और वो उसे देखकर फिक्र करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद वो जियोंगो का हाथ पकड़ के उसकी किसी भी बातों को सुने बिना उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। बाद में उसकी कंडीशन के बारे में उसे बताते हैं। ये सुनकर हान्यूल को थोड़ा सा बुरा लगता है और डॉक्टर के चले जाने के बाद इन सारी चीजों का ब्लेम वो अपने ऊपर ले लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये देखकर तो जियोंगो एक पल के लिए शॉक भी हो जाता है। बाद में वो हान्यूल से पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रही हो। तब हान्यूल उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। और इतना कहने के बाद वो बुरी तरीके से रोना स्टार्ट कर देती है। कुछ टाइम बाद ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे हान्यूल उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि कोई पर्सन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें किसी के ऊपर डाउट है। जियोंगो कहता है कि हाँ, एक पर्सन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है जो कि ओआर में रहता है। उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है। हान्यूल से कहती है कि ये तो वही पर्सन है ना जो तुम्हारे केस में गवाही देना चाहता था, लेकिन 2 दिन पहले वो गायब हो गया। वैसे उस पर्सन के लिए तुम्हारे क्लिनिक में स्पाई कैमरा लगाना आसान है क्योंकि वो तो वहाँ पे काम करता था ना। वैसे सोचने वाली बात थी कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना चाहता था। वैसे तुम ज्यादा टेंशन
टेंशन मत लो, सच्चाई कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए वो जल्दी सामने आ जाती है। सच्चाई को सामने आने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सच्चाई सामने आकर रहती है। ये सुनकर जियोंग उससे कहता है कि ये लाइन तुमने कहाँ से सुना है, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, किसी मूवी से सुना है क्या? हानियोल उससे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना टाइम मूवी देखने में स्पेंड कर सकती हूँ? वैसे मैं चाहती हूँ किसी के साथ मूवी देखना, जिससे मैं पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ बैठ कर पॉपकॉर्न खाऊं और इसके साथ मूवी एंजॉय करूँ। ये सुनकर जियोंग स्माइल करता है और इसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जियोंग की केस की थर्ड हियरिंग भी बहुत ही जल्द होने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में हम हानियोल की मॉम को देखते हैं जो कि अपना पूरा काम छोड़कर घर की आयरन को ढूंढ रही होती है। तभी उनका बेटा आता है और वो अपने बेटे से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि आयरन कहाँ है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता, यहीं कहीं होगा। ये सुनकर उसकी मॉम से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आयरन तुम ही कहीं लेकर गए हो। वो कहता है कि मैं आयरन कहाँ पे लेकर जा सकता हूँ? तब उसकी मॉम से कहती है कि शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये भी लेकर चले जाओ। अब ये दोनों नीचे आयरन को लेकर बातें कर ही रहे होते हैं और ऊपर हम देखते हैं कि हानियोल आयरन को जियोंग के पास लेकर आती है और वो उसे कहती है कि ये लो अपने शर्ट को आयरन कर लो। ये सुनकर जियोंग उससे कहता है कि ये तुम क्यों लेकर आई हो? तब हानियोल उससे कहती है कि मैंने लास्ट हियरिंग में देखा था कि तुम्हारा शर्ट आयरन नहीं हुआ था और इसमें तुम बहुत इस तरह प्रीटी लग रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ऐसे प्रीटी दिखो, इसलिए लाओ दो अपना शर्ट, मैं उसे आयरन कर देती हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर जियोंग उसे कहता है कि नहीं रहने दो, मैं कर सकता हूँ। नीचे हम हानियोल की मॉम को देखते हैं जो कि अभी भी कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसका बेटा आता है और वो उसे कहता है कि मॉम क्या आप फिर से आयरन ढूंढ रही हो? तब उसकी मॉम उसे कहती है कि नहीं, मैं आयरन नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ खाने की सामान रखी थी और साथ ही मैंने यहाँ पे किमची भी रखा था जो मुझे मिल नहीं रहा है। क्या फिर से ये सारी चीजें तुमने ले ली है? ये सुनकर वो कहता है कि नहीं मॉम, आखिर मैं ये क्यों लूंगा? तब उसकी मॉम उसे कहती है कि अपने गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, लेकिन उसकी मॉम उस पर बिलीव नहीं करती है और उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगती है। ऊपर हम हानियोल को देखते हैं जो कि खाने का पूरा सामान और साथ ही किमची भी यही ऊपर लेकर आई होती है जियोंग के लिए। वो यहाँ पे जियोंग के खाने के लिए खाने को सेट कर रही होती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पे जियोंग भी रेडी होकर आ जाता है लेकिन उसकी टाई सेट नहीं होती है। तब हानियोल उसके पास जाकर उसके टाई को सेट करती है। इसके बाद वो उसे खाना खाने के लिए भी फोर्स करती है और कहती है कि जब इंसान का पेट भरा होता है तब वो अच्छी तरीके से काम करता है, इसलिए तुम फटाक से खाना खा लो। वो उसकी बातों को सुनने के बाद खाना खाना स्टार्ट कर देता है। हानियोल उससे कहती है कि 30 मिनट के बाद तुम नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सुनकर जियोंग उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? तब हानियोल उसे कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ क्योंकि वो पर्सन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और पता नहीं कब वो तुम पे हमला कर दे। जियोंग उससे कहता है कि देखो, मैं अब ठीक हो चुका हूँ और मैं एक एथलीट भी हूँ तो मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। लेकिन हानियोल उसकी किसी भी बात को नहीं मानती है। उसे कहती है कि ठीक है, चलो रॉक पेपर सीधे से डिसाइड करते हैं और इसमें हानियोल जीत जाती है। इसके बाद वो रेडी होने के लिए यहाँ से चली जाती है। जब वो घर पे आती है तब वो देखती है कि उसकी मॉम उसके भाई को पीट रही है, वो भी बुरी तरीके से। ये देखकर वो अपने मॉम से पूछती है कि आखिर ये आप क्या कर रहे हो? तब उसकी मॉम उसे बताती है कि देखो ना, तुम्हारा भाई कितना ज्यादा बदमाश है, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए घर का आयरन और घर की सारी बनी हुई चीजें ले जाकर दे दिया है। सुनकर हानियोल भी थोड़ी सी नर्वस होती है क्योंकि ये सारी चीजें तो हानियोल ने की होती है, इसलिए वो यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो। उसका भाई उस पर इल्जाम लगा रहा होता है लेकिन उसकी मॉम उस पर भरोसा नहीं करती है और यहाँ पे वो अपनी बेटी की काफी ज्यादा तारीफ करती है। हानियोल भी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद बचते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। टाइम बाद वो रेडी होकर बाहर जा रही होती है तब उसका भाई सामने से आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये सारी चीजें तुम्ही ने ली है और वो भी छत वाले लड़के के लिए। अब ये सुनकर हानियोल थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और अपने भाई को मस्का लगाना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि अगर तुम इस बात को छुपाते हो तो मैं तुम्हें 50,000 वॉन दूंगी। ये सुनकर उसका भाई पैसे को डबल करने के लिए कहता है। तब हानियोल उसे उल्टा में ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है। ये सुनकर उतने पैसे ले लेता है और वह से जाने लगता है। तभी उसे स्पाई कैमरा की बातें याद आती है। वो अपनी बहन से पूछती है। तब हानियोल उसे बताती है कि वो खराब हो चुका था इसलिए डाटा रिकवर नहीं हो सका। वैसे क्या तुम्हें याद है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उसका पीछा कर रहा हो? तब उसका भाई उसे बताता है कि ये ज्यादा पुरानी बात है, जब वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था तब मुझे ऐसा लगा था कि कोई ऐसा पर्सन है जो उसका पीछा कर रहा है। सुनकर हानियोल से कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसका भाई उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले पूछा ही नहीं इसलिए मैंने नहीं बताया। अब इसके बारे में हानियोल जियोंग को बताती है और वो उसे बताती है कि मेरे भाई ने बताया कि कोई ऐसा पर्सन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, मैं नीचे आकर सारी बातें तुम्हें बताती हूँ। हानियोल से बात करने के बाद वो जिनसोक के पास कॉल करता है। तभी उसे सामने से कुछ ऐसी चीजें दिखाती हैं, वो उसकी तरफ चले जाता है। कुछ देर बाद हानियोल नीचे आती है जहाँ उसे कहीं भी जियोंग नहीं मिलता है। कुछ देर चलने के बाद वहाँ पे उसे जियोंग का फोन मिलता है लेकिन जियोंग नहीं मिलता है। इधर कोर्ट में सारे लोग आ चुके होते हैं और वो जियोंग का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन जियोंग यहाँ पे नहीं पहुँचता है। 30 मिनट बीत जाता है। तब यहाँ पे हानियोल आती है और उससे भी यहाँ पे जियोंग नहीं मिलता है। काफी देर हो जाने के बाद जो जियोंग का वकील होता है वो जज के सामने सॉरी बोलता है कि उसका क्लाइंट सही समय पर नहीं आया। तब यहाँ पे जियोंग की एंट्री होती है और वो अपने साथ सबूत भी लाया होता है। वो यहाँ पे एक पेन ड्राइव सामने लाता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब जियोंग जिसोक के पास कॉल कर रहा था तब उसे कुछ दिखा था। यहाँ पे वो एक कार को देखता है जिसके अंदर जिसोक होता है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है लेकिन ये यहाँ से भागने लगता है। भागने के चक्कर में ही जियोंग का फोन यहीं पे गिर जाता है लेकिन जियोंग उसकी कार के पीछे भागते ही रहता है। कुछ दूर
जाने के बाद जिनसुक की एक बाइक से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार रुक जाती है और जियोंगो उसके पास पहुंच जाता है। वो उसके पास जाने के बाद वो उसे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब जिनसुक बिना कुछ कहे उसके सामने वो पेन ड्राइव रख देता है और इसी पेन ड्राइव के अंदर ऑपरेशन के दिन की सारी फुटेज होती है। वीडियो चलाने से यहाँ पे पता चलता है कि जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था उससे पहले यहाँ पे 2 पर्सन आए थे, जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की की गर्दन पे टैटू बना हुआ था और उन्होंने मिलकर मेडिसिन में छेड़खानी की थी। साथ ही यहाँ पे वीडियो में ये भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन लोगों ने जियोंगो के फिंगरप्रिंट को मेडिसिन के ऊपर लगाया हुआ था। उसके बाद ये जाने से पहले मेडिसिन के बीच में एक मार्क कर देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके ऑपरेशन के बीच में कि उन्हें कौन सा मेडिसिन यूज करना है। कुछ टाइम बाद जियोंगो अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे एक लड़की होती है जो कि उसी मेडिसिन को लेकर आती है और इसे सारी सच्चाई पता होती है और मेडिकल की छेड़छाड़ करने की वजह से इस लड़की की कंडीशन खराब हो जाती है और ऑन द स्पॉट इस लड़की की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जियोंगो के ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए हुए थे, मेडिसिन के बीच में छेड़खानी हुई थी, ये सारी की सारी चीजें उस लड़की के फादर कासानो के इकलौते मालिक वही थे और इन्होंने ये सारी चीजें की हुई थी। और उसके बाद वो इस इंसान को अरेस्ट करके यहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाद में वो जिनसुक से भी पूछताछ करते हैं कि आखिर उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता था और उसने फुटेज क्यों बनाया था। तब जिनसुक यहाँ पे अपनी स्टोरी बताता है और वो बताता है कि जब वो एक बार ऑपरेशन में काम कर रहा था तब उसके सीनियर से गलती हो गई थी और उसने अपना सारा का सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा दिया था। इसलिए वो हर बार अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो हमेशा ही ऑपरेशन थिएटर से पहले एक स्पाई कैमरा लगा दिया करता था। वो जिस जगह पे काम करता था वो उस जगह पे स्पाई कैमरा लगा दिया करता था ताकि जब भी कुछ हो उस पे कोई भी उंगली ना उठा सके। और ऐसा ही उसने उस ऑपरेशन से पहले भी किया था, जिसकी वजह से इस हैबिट की वजह से जियोंगो की जान बच सकी। वैसे जिनसुक ने काफी बार इस पेन ड्राइव को जियोंगो को देने की कोशिश की थी, लेकिन वो सामने आकर उसकी मदद करने से डरता था। इसलिए उसने कई बार छुप छुप कर जियोंगो के घर आता था उस पेन ड्राइव को देने के लिए, लेकिन वो कई बार दे नहीं पाता था। और जब एक बार वो फाइनली जियोंगो के घर तक पहुंच गया था जहाँ पे उसने उस पेन ड्राइव वाले पेन को भी उसने रख दिया था, लेकिन अनजाने में वो हानिल के भाई से पेन खिड़की के पास जाकर गिर गई थी, जिसकी वजह से जब वो बारिश हुई थी तब वो खराब हो चुका था। वो जब भी जियोंगो को इस परेशानी में देखता था उसे उसके लिए अफसोस होता था, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसे ये भी डरता था कि वो इन सारी चीजों में खुद ही न फंस जाए। अब सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद जियोंगो अकेले बैठा होता है और अपने पूरे लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। दूर हानिल भी खड़ी होती है जो इसे देख रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि इन सारी चीजों में इसकी कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी इन सारी चीजों की वजह से इसे काफी कुछ झेलना पड़ गया। वेल, जब जियोंगो के ऊपर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं तब लोग फिर से इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग आगे बढ़ चढ़ के जियोंगो की बड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि कभी वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। वेल, जब आगे जियोंगो के फ्रेंड सबको भी पता चलता है कि जियोंगो इनोसेंट था तब वो भी इससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इसके फोन को रिसीव नहीं करता है। कुछ टाइम बाद जियोंगो की मॉम भी उसके पास कॉल करती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। जियोंगो जब इन सारी चीजों को देखता है तब वो समझ नहीं पाता है कि आखिर वो इन सारी चीजों को किस तरीके से डील करे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम हानिल को देखते हैं जो कि जियोंगो से बातें करना चाहती थी, लेकिन वो उसके मूड की वजह से उसके पास नहीं जा रही थी। वो काफी सारा मैसेज कर रही थी, लेकिन वो फिर से मैसेज को काट देती। काफी देर वो सोचती रहती कि आखिर वो किस तरीके से उसके पास जाए और इससे बातें करे। बाद में उसे ख्याल आता है कि छत पे पानी डालना है पौधों में, और यही सोचते हुए वो छत पे चले जाती है। जब वो छत पे जाती है तब वो देखती है कि वहाँ पे पहले से ही उसकी मॉम और उसके भाई बैठ के खा रहे होते हैं। ये देखकर वो पूछती है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब वो कहते हैं कि हम जियोंगो के साथ खाना चाहते थे इसलिए हम यहाँ पे आ गए, लेकिन हानिल मना करती है। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि हम यहाँ पे खाने की खुशबू इतनी ज्यादा बढ़ा देंगी कि वो खुद ब खुद अपने कमरे से बाहर आ जाएगा और हमारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। हानिल यहाँ पे मना करती है और कहती है कि आप इस तरीके से उसे परेशान ना करें, वो इस समय काफी अजीब फीलिंग से गुजर रहा है। ये सुनकर वो कहती है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ टाइम स्पेंड करे ताकि उसे भी अच्छा लगे। ये सुनकर हानिल का भाई उसके कमरे में चला जाता है और वो उसे बाहर लेकर आता है। बाद में ये लोग यहाँ पे बैठ के काफी सारे ड्रिंक करते हैं और साथ में काफी सारी बातें करते हैं। ये ड्रिंक करते करते रात कर देते हैं। ये लोग जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो काफी अजीब अजीब तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं। एक ही पल में हानिल की मॉम जियोंगो को पसंद करने लगती है और एक ही पल में वो उसे नफरत करने लगती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बच्चे की तरह पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे जब याद आता है कि तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया मुझे गुस्सा आ जाता है। और ऐसे ही ये काफी सारी बातों पे यहाँ पे काफी देर तक बातें करते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों यहाँ से टहलने के लिए बाहर चले जाते हैं, जहाँ पे हानिल जियोंगो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी फैमिली इसी तरीके की है। तब जियोंगो से कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा स्वीट है। जब मैं तुम्हारे फैमिली के साथ रहता हूँ तब मुझे अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। वैसे क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहती हो। तब हानिल हाँ कह देती है और इसके बाद ये दोनों फिर से एक जगह पे ड्रिंक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे जियोंगो फिर से बातें करने लगता है कि किस तरीके से आजकल उसकी लाइफ चल रही थी। वो पहले अपने आप को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। ऐसे ही वो काफी सारी बातें करने लगता है और बातों ही बातों में वो उसे कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस होती है। तब जियोंगो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तब मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता
करता हूँ। वेल इसके बाद जियोंगो यहाँ पे काफी सारा ड्रिंक कर लेता है और इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से बाहर चले जाते हैं। बाहर आने के बाद जियोंगो काफी ड्रंक होता है, इसलिए वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। वो यहाँ पे आने के बाद उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए डॉल दूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब जियोंगो तो इसमें पूरी तरीके से ड्रंक होता है। वो बार बार हानियोल से सिर्फ और सिर्फ यही कहता रहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब इसके बाद ये दोनों एक जगह पे जाकर बैठ जाते हैं जहाँ से वो चांद को देख रहे होते हैं। यहाँ पे हानियोल से कहती है कि चांद को देखकर तुम विश मांग सकते हो। तब जियोंगो उससे कहता है कि मेरी प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से सॉल्व हो गई, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हानियोल की प्रॉब्लम अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। आगे वो उससे कहता है कि जब मेरी लाइफ पूरी तरीके से उलट पुलट हो चुकी थी, मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स थी, तभी तुम मेरी लाइफ में आई और तुमने मुझे कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, इसलिए मैं तुम्हें फिर से कहना चाहता हूँ कि तभी हानियोल उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे कहोगे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तब हानियोल भी उसे अपना हाथ दे देती है। इसके बाद वो धीरे से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पे हानियोल भी उसे कह देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और इसी सीन पे इस ड्रामे का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।